मैं द यूनिवर्सिटी ऑफ फ्यूचर का हृदय से आभारी हूँ कि मेरे मर रहे कवित्व को आपने फिर से जिंदा करने का जो प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको मैं बरकरार रखूँगा और इस बीच जो कविता लिखना एक तरह से मेरा छूट गया था, उसको मैं पुनः फिर से वह धार देने का काम करूँगा और जो एक संवेदनाएं हैं उसको अपनी कविता में भरने की कोशिश करूँगा। और इसी के साथ हरितिमा परिवार का भी हृदय से आभारी हूँ कि एक जो सुसज्जित यह मंच है उसको आपने प्रदान किया है। तो कविता मुझको कितनी पढ़नी है? वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि एक जो छोटी मोटी पहचान कवि के रूप में मेरी बनी, वह मेरी अवधी कविताओं के कारण बनी। और आज मैं विशुद्ध रूप से हिंदी कविता पाठ करूंगा यहाँ। अगर आप लोगों की अगर इच्छा होगी तो एक आध अवधी कविता भी पढ़ूंगा। अच्छा सर का आग्रह है कि गजल भी कोशिश करूंगा सर, लेकिन कुछ हिंदी की जो कविताएं हैं मैं उसका पाठ यहाँ कर रहा हूँ। और जो पहली कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ, कविता का शीर्षक है पिता के शब्द। कि सत्य और असत्य की लड़ाई में टिका रहा हूँ मैं सत्य की ओट। कि सत्य और असत्य की लड़ाई में टिका रहा हूँ मैं सत्य की ओट। जन्मते ही पिता ने कहा था मेरे कान में एक शब्द, जब जब अंधेरा घना होता है उस शब्द की प्रतिध्वनि हो जाती है तेज, मैं बेचैन हो उठता हूँ। खोजने की कोशिश करता हूँ उस शब्द का निहितार्थ, वह छिपा है सदियों से अंधकार के किसी कोने में, चोर के सन्यासी होने में, बेबस स्त्री की निगाह में, सताई आत्मा की आह में, एकलव्य की निष्ठा में, शंभू की हत्या में, धर्म की स्थापना में, अधर्म की वासना में, पक्षियों के क्रंदन में, देवताओं के वंदन में, नदियों की राह में, सागर की बाह में, सभ्यता के ढाने में, रक्त के बहने में, नभ में या ताल में, नभ में या तल में, आज या कल में, देश देशांतर में, मत मतांतर में, खोज रहा हूँ बिना रुके बिना थके। जानता हूँ वक्त मेरे पास बहुत कम है, पिता का वह शब्द मेरे लिए आदि है अनंत है। तो यह एक कविता थी पिता के शब्द। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है गांव की ओर लौटते हुए। यह कविता मुझे बार बार याद आती है जब भी मैं अपने गांव से दूर होता हूँ। एक है शेर की जेठ की दोपहरी में छाँव याद आया, घर से दूर हुए तो गांव याद आया। कि जेठ की दोपहरी में छाँव याद आया, घर से दूर हुए तो गांव याद आया। ढूंढते रहे हर शहर में सबकी दुआओं का असर, ऐसे में अपनी माँ का पाँव याद आया। तो ऐसे में मैं यह कविता पढ़ रहा हूँ गांव की ओर लौटते हुए। कि मेरे गांव में बचे हैं अभी भी कुछ मिट्टी के घर। कि मेरे गांव में बचे हैं अभी भी कुछ मिट्टी के घर, कुछ लोग परंपराएं, कुछ लोग कलाएं, कुछ लोग क्रीड़ा, कुछ टोना टोटका, कुछ गाली गलौज, कुछ हंसी ठिठौली, अलाव की आग भी कुछ कुछ बची है अभी। इसके साथ ही अभी बचा है घर के भीतर का लोकलाज और लोकाचार। बाबा के गले में अभी बची है शिष्टाचार की खोखी, अम्मा के सर का पल्लू बचा है अभी भी। नहीं बचा है तो छप्पर और उसको उठाने वाले, नहीं बचा है तो छप्पर और उसको उठाने वाले, पशु चारण के बच्चे भी नहीं बचे हैं गांव में। लोगों की हंसी कुछ कुछ कम बची है, खुरपी हंसिया दराती, हल कुदाल फावड़ा समय के साथ कम बचे हैं। इसके बावजूद भी मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा गांव अभी भी बचा है, जहां मैं लौट आता हूं जहाज के पंछी की तरह।
तीसरी कविता का शीर्षक है स्कूल जाती लड़कियां। कि स्कूल जाती लड़कियां अतीत का गौरव गान नहीं। स्कूल जाती लड़कियां अतीत का गौरव गान नहीं, आधुनिक भारत की पहचान है। स्कूल जाती लड़कियां अतीत का गौरव गान नहीं, आधुनिक भारत की पहचान है। पति की सेवा कर अब वे सती सावित्री नहीं बनना चाहती, बल्कि देश की सेवा कर वे सावित्री बाई बनना चाहती हैं। घर की अंधेरी कोठरी से निकलकर वे अब आकाश चूमना चाहती हैं। देश विदेश में अपना अस्तित्व, अपनी पहचान पाना चाहती हैं। लड़कियां अब यह जान चुकी हैं, चंडी, दुर्गा, भगवती, काली उनकी रखवाली नहीं कर सकती। वे अपनी आत्म सुरक्षा के गुर स्वयं सीखना चाहती हैं। वर्जित क्षेत्रों में वर्जनाओं के विरुद्ध अब वे साधिकार प्रवेश चाहती हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर के दंश को भूल कलयुग अपने नाम करना चाहती हैं। सभी क्षेत्रों में अब लड़कियां नई उड़ान भरना चाहती हैं। चौथी कविता का शीर्षक है सरकारी दफ्तर। शेफाली जी भी कह रही थी समय जो है किस तरीके से यहाँ हम लोग गंवा रहे हैं या लेट पहुँचने की जो प्रवृत्ति है, तो यह कुछ उससे मेल खाती हुई कविता आपको सुनने को मिलेगी। सरकारी दफ्तर। यहाँ हर काम होता है धीरे धीरे, यहाँ हर काम होता है धीरे धीरे, पन्ना पलटा जाता है धीरे धीरे, बात की जाती है धीरे धीरे, साहब नाराज होते हैं धीरे धीरे। तेज आवाज में तो बात करना सख्त मना है, कि तेज आवाज में बात करना तो सख्त मना है। हड़बड़ाहट में यहाँ कोई काम नहीं होता, जल्दी वाला काम भी यहाँ होता है धीरे धीरे। यहाँ के दलाल थोड़ा तेज हैं, यहाँ के दलाल थोड़ा तेज हैं, लेकिन वह भी चलते हैं अपने मुवक्किल के साथ धीरे धीरे। यहाँ के दलाल थोड़ा तेज हैं, लेकिन वह भी चलते हैं अपने मुवक्किल के साथ धीरे धीरे। यहाँ के बाबू कमोवेश दलाल जैसे होते हैं, यहाँ के बाबू कमोवेश दलाल जैसे होते हैं। उन्हें अपनी कुर्सी पर बैठे बहुत कम देखा जाता है, वे गायब हो जाते हैं फाइलों के साथ धीरे धीरे। यहाँ के लोग गांधी भक्त हैं, यहाँ के लोग गांधी भक्त हैं, जिनकी जेब में होते हैं गांधी, उनकी पहचान यहाँ आज़ादी के बाद से धीरे धीरे हो रही है। यहाँ के लोग गांधी भक्त हैं, जिनकी जेब में गांधी होते हैं, उनकी पहचान यहाँ आज़ादी के बाद से धीरे धीरे हो रही है। यहाँ की मुर्दा फाइलें भी गांधी को पहचानती हैं, यहाँ की मुर्दा फाइलें भी गांधी को पहचानती हैं। उनके स्पर्श से वह जिंदा हो उठती हैं, सीढ़ियों पर चलने लगती हैं धीरे धीरे। गांधी के डंडे से यहाँ कोई नहीं डरता, गांधी के डंडे से यहाँ कोई नहीं डरता। उनका डंडा यहाँ फाइलों की धूल झाड़ता है और पंखे को चलाने के काम आता है। कि गांधी के डंडे से यहाँ कोई नहीं डरता, उनका डंडा यहाँ फाइलों की धूल झाड़ता है और पंखे को चलाने के काम आता है। पंखा भी यहाँ चलता है धीरे धीरे, पंखा भी यहाँ चलता है धीरे धीरे। मैं दफ्तर हूँ, आज भी यहाँ हर काम होता है, लेकिन धीरे धीरे। एक हिंदी की आखिरी कविता। चूंकि मुहावरे आप लोग लगातार आपकी जिंदगियों में बने रहते हैं, मुहावरा आप लोग सुनते रहते हैं, तो उन्हीं कुछ कुछ मुहावरों को पकड़कर मैंने इस कविता में जो है शामिल किया है। कुछ पंक्तियां उसी को कहिए कि क्रमबद्ध कर दिया है। अब इसको चाहे कविता मानिए चाहे मुहावरा मानिए आप। तो मुहावरों में छिपी जिंदगी, जिंदगियां कैसे मुहावरों में छिपी। एक मुहावरा बोलिए और पूरी जिंदगी आपके सामने जो है आ जाती है। तो उसी मुहावरों को लेकर जो यह कविता मैंने लिखी या कोशिश की है लिखने की, वो आपके सामने रख रहा हूँ। शीर्षक है मुहावरों में छिपी जिंदगी। कि जीवन की अनंत अनुभूतियों के बाद, जीवन की अनंत अनुभूतियों के बाद
गढ़ा होगा हमारे बाबा ने दुनिया का पहला मुहावरा, काला अक्षर भैंस बराबर। कि जीवन की अनंत अनुभूतियों के बाद गढ़ा होगा हमारे बाबा ने दुनिया का पहला मुहावरा, काला अक्षर भैंस बराबर। उन्हें नहीं पता था लिखना, इसलिए उन्होंने लिखा भी नहीं। उन्हें नहीं पता था लिखना, इसलिए उन्होंने लिखा भी नहीं, बस कह दिया मुहावरों में अपने जीवन का इतिहास। कुआं, अब यहाँ से मुहावरा शुरू होगा, आप लोग पकड़िएगा एक एक मुहावरे कैसे हैं इसमें। कि बस कह दिया मुहावरों में अपने जीवन का इतिहास, कुआं खोद कर पानी पीना रहा होगा कितना कठिन। कि कुआं खोद कर पानी पीना रहा होगा कितना कठिन, आकाश पाताल एक करने में गिरे होंगे औंधे मुंह कई कई बार, कलेजे पर पत्थर रखकर रोए होंगे खून के आंसू, न जाने कितनी खाक छानी होगी जान हथेली पर लेकर। दूध का दूध पानी का पानी करने में लगे होंगे युग युगांतर, बहती गंगा में हाथ धोने से पहले बूंद बूंद से घड़ा भरा होगा बाबा ने। सुनकर, सूंघ कर, चख कर, छू कर, देख कर। कि सुनकर, सूंघ कर, चख कर, छू कर, देख कर सुलझाए होंगे प्रकृति के अनगिनत रहस्य, तब कहीं उनके हृदय में उतरा होगा ब्रह्मांड। कि सुनकर, सूंघकर, चख कर, छू कर, देख कर सुलझाए होंगे प्रकृति के अनगिनत रहस्य, तब कहीं उनके हृदय में उतरा होगा ब्रह्मांड। असंख्य अनुभवों से गुजर कर उनके मुंह में आए होंगे मुहावरे। जलाया होगा अगड़ी दीपक, चिराग तले अंधेरा कहने से पहले। कि जलाया होगा अगड़ी दीपक, चिराग तले अंधेरा कहने से पहले। अंधेरे को देखकर हैरान नहीं हुए बाबा, उन्होंने खोज निकाला अंधेरे का रहस्य, दुनिया भर में फैला दिया प्रकाश अप दीपो भाव का। आज दुनिया खोज रही है मुहावरों का अर्थ, जिनमें छिपी है हमारे बाबा की निशानियाँ, उनके सुख दुख की कहानियाँ, सृष्टि के सृजन में उनकी परेशानियाँ। मुहावरे आज भी पढ़े और गढ़े जा रहे हैं, बाबा के बताए रास्ते पर हम बढ़े जा रहे हैं। बाबा के बताए रास्ते पर हम बढ़े जा रहे हैं। ये हिंदी